अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। नाज़रीन, साल 2023 इस उम्मीद के साथ शुरू हुआ था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को जो सियासी और माशी आइनी चैलेंजेस दरपेश हैं वो इस साल के अख्ताम तक बहुत सी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान में 2023 इलेक्शन का साल तस्वर किया जा रहा था, लेकिन ये इलेक्शन अभी तैयारी के मराइल में है और फरवरी 2024 में ये इलेक्शन होंगे। लेकिन पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और पाकिस्तान की मईशत कुछ बेहतर नहीं हुई। कानूनी और आइनी जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश थे वो आज भी अपनी जगह पर ना सिर्फ कायम है बल्कि उनमें कई गुना इजाफा हो चुका है। तो आज इसी हवाले से हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान की सियासी, कानूनी और तारीख को बड़ी करीब से देखा हुआ है आपने। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बुनियादी सवाल आपसे मेरा यही होगा कि जो मैंने नुक्ता आगाज़ उठाया कि जब से ये साल शुरू हो रहा था तो तमाम पाकिस्तानियों का ये ख्याल था कि इस साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में जो उस वक्त सियासी हिजान की कैफियत थी, रूल ऑफ लॉ के हवाले से बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे कि शायद इलेक्शन होंगे। कहीं प्लान जो था वो अक्टूबर नवंबर का था कि होंगे और उसके बाद एक स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो नहीं हो सका। आप अभी इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इनको देखते हुए साल 2024 को कैसा देख रहे हैं? देखिए, एक तो हकीकत है कि पाकिस्तान में वो जो कोई कहते हैं हमेशा एक जैसे हालात रहते हैं। कोई इसमें यानी ये जो कहते हैं ना कि कोई हमने तो सुनाई दौर सुना नहीं। 70 में भुट्टो साहब का दौर हो, चले 2-1 साल अच्छा गुजरा, फिर ज़िया-उल-हक आया, फिर मुशर्रफ आया। लेकिन ये कोई अगर समझे पाकिस्तान की सलामती ऐसे ही रहेगी, मईशत ऐसे ही रहेगी, हुक्मरान ये रहेंगे, सिर्फ मतलब ये है कि कोई तब्दीली नहीं आ रही। चाहे साल अगर हम देखते रहें पास के 4-5 हुक्मरानों के, चाहे सिविलियन गवर्नमेंटें हों, चाहे फौजी डिक्टेटर्स हों, तो अमीर अमीर से ज़्यादा हो रहा है, गरीब गरीब ज़्यादा हो रहा है। अभी आपने देखा कि जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है उसने पाकिस्तान के उन मुल्कों को रखा है जो अपनी पड़ोसी मुल्कों से बहुत पीछे रह गए। उन्होंने कहा ये कोई संभलने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारी रियासत गरीब और हुक्मरान अमीर और एक हद तक एक ख़ास क्लास। तो अगर आप ये कहें साल 22, 23, 24, तो अगर माशी तौर पर कहें, समाजी तौर पर कहें, माशरी तौर पर कहें, आम आदमी के लिए कहें, तो मैं नहीं समझता कि बहुत तब्दीली का साल होगा उनके लिए। मुझे ऐसा ये बताइएगा, आपने तमाम उम्र सहाफ़त की और आपने 70-80 के इलेक्शंस भी बड़े करीब से देखे, 90 की दहाई भी देखी और आज पाकिस्तान भी इलेक्शन का साल ही समझ ले चले फरवरी में होंगे। जिन हालात से आज पाकिस्तान गुजर रहा है सियासी तौर के ऊपर और इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस होने के बाद भी जो हालात होने चाहिए थे, क्या वो आपको नज़र आ रहे हैं? और अगर आप कंपैरिजन करें अपने तजर्बे से 70-80 की, 90 की दिहाई को आज के हालात से, तो क्या देखते हैं? देखिए, मैं ख्याल है अभी बहुत पीछे ना जाओ, तो हम शुरू कर देते हैं 2002 से। हम्म। क्योंकि जो मियाँ नवाज शरीफ थे उनको एक से कई बार मौका मिला। 85 में आए वो, और 88 में अगर वो देखें, उनकी जब गवर्नमेंट बेनज़ीर भुट्टो की ख़त्म की तो आपको याद है इस्लामी 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 जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया। जी बिल्कुल। ओपन सीक्रेट है कि एयर मार्शल अजहर खां केस में बाकायदा उस वक्त के ISI, MI, असलम बेग शामिल थे। और वो जो बेनज़ीर के खिलाफ तहरीक एतमाद आई, ये तक कहा जाता है, बेनज़ीर ने अपनी किताब में लिखा है कि $1 करोड़ जो है उसामा बिन लादेन ने मियाँ साहब को दिए थे। हम्म। अब मुझे हैरत होती है कि इतनी बड़ी बातें ये लोग हजम कर जाते हैं और कहते हैं माजी के बारे में बात ना करें। फिर मियाँ साहब की ये भी रवायत थी कि उनको ये था कि साडा सदर से साडा जज के, भाई उन्होंने कहा नहीं, जनरल जब तक नहीं होगा माजी में हमारा, उस वक्त तक नहीं। तो उन्होंने समझे कि एक दिल्ली का रहने वाला फौजी आर्मी चीफ है, और लेकिन जब उसने कारगिल में इन्हें आंखें दिखाई तो हाईजैक हो गया और एक बम को लात मार दी उन्होंने। तो फिर फौज आनी थी। मुशर्रफ साहब को मौका मिला था, उन्होंने 2002 तक इलेक्शन कराए और चाहिए था कि वो उस वक्त चले जाते, लेकिन उन्होंने फिर गैर फितरी तौर पर एक पार्टी बनाकर उन्होंने जो कुछ जिस तरह रुखसत हुए, एक बड़ा अलमनाक है। हाँ, 2008 में एक हमारे यहाँ एक सेटअप आता है। अच्छी बात ये होती है कि 2013 में वो रिपीट होता है। 13 के बाद जब 18 में इलेक्शन आते हैं, उससे पहले क्योंकि मियाँ साहब के सर में ये सौदा सरमाया था, और आपको इल्म है कि पाकिस्तान में एक ही इंस्टीट्यूशन है, एक ही दायरा है, वो फौज है। और वो फिर उन्होंने वही किया कि उन्होंने बराह रास्त उन लोगों से लड़ना शुरू कर दिया जो उस वक्त तक उनको लाने में बड़े सपोर्टिव थे। और इंडिया से दोस्ती इतनी कि आपको याद होगा
कि मोदी जो है वो काबुल से जहाज भर के लाहौर आया और बगैर पासपोर्ट वीजे के वो 150 लोग, इनकी नवासी की शायद शादी थी, उसमें शिरकत करी। अब पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो समझती है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जुड़ी हुई है एंटी इंडिया से। पाकिस्तान की कयाम, उसका स्टेटस जुड़ा हुआ है एंटी, और जो इदारे हैं, जो एजेंसियां, उससे हैं। मियाँ साहब उसको क्रॉस करके चाहते थे कि एक बार हिंदुस्तान, अगर पहले भी आपको याद है कि मीनार पाकिस्तान में वाजपेयी को लाए थे, तो एक पीपल्स पार्टी तो अपना मैदान छोड़ गई। नवाज शरीफ साहब ऐसे थे, कबूलियत भी थी, ऐसे सब रूट्स भी बन रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में मौका गंवा दिया और खुद अपने, अब देखे उन्होंने 6 साल खोए। अभी भी वो कहते हैं कि मुझे क्यों किसी निकाला गया। जी अच्छा, मुझे ऐसा एक चीज़ ये बताइएगा कि 77 के इलेक्शन के बारे में रोहिदाद खान साहब का मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू किया था, हमीद गुल साहब का भी किया कि इलेक्शन में रिगिंग कैसे की जाती है। तो उन्होंने जो मनाजर बताए थे 77 के, आज मुझे कुछ दिखाई देते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, आप उम्मीदवारों को उठा रहे हैं, उनके कागजात छीने जा रहे हैं, उनके तजवीज़ कुनंदा, तईद कुनंदा को उठाया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी आज जो लेटेस्ट लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग्स हुई, तो जो वोटिंग ब्लॉक कोड होते हैं वो भी चेंज किए जा रहे हैं कि तजवीज़ कुनंदा ने जब कागजात नामजदगी पे दस्तखत किए थे तो उस वक्त वो एक हल्के में थे, आज वो किसी दूसरे हल्के के वोटर हैं। तो ये मनाजर जो है कि आपने कभी देखे कि इनकी शिद्दत आज इतनी ज़्यादा हो गई है, और ये इतनी ज़्यादा क्यों, अब इतनी ओपनली बैलेंटली हमने प्री पोल, ठीक है, पार्टियां बनती हैं, इत्तेहाद बनते हैं, कुछ लोगों को धकेला जाता है, इलेक्टेबल को कहीं डाला जाता है, कहीं निकाला जाता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा क्यों हमारे यहाँ ये शिद्दत पसंदी आ गई अब? नहीं नहीं, तो खैर ये सॉरी टू से हर इलेक्शन दूसरे इलेक्शन को आप जोड़ नहीं सकते। यानी 77 में बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल थी, और वो ये कि पीपल्स पार्टी की अभी हुकूमत, भुट्टो साहब एक सहर अंगेज शख्सियत थे, इस्लामिक समिट बुलाया। लेकिन अगर आपको याद होगा कि उस वक्त जब दो गवर्नमेंट्स बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल आवामी पार्टी और JUI की बनी थी, कसूर उन बलोच पख्तूनों का भी था कि जो बहरहाल काबुल और मास्को की तरफ देखते थे, और एक आज़ाद खुद मुख्तार बलूचिस्तान का और पख्तूनिस्तान का नारा बड़ा गूंज रहा था। तो भुट्टो साहब ने वो गवर्नमेंटें ख़त्म की। जब वो गवर्नमेंटें ख़त्म की तो उनके ISSR मुबश्शिर हसन, मिरार अहमद खान जैसे छोड़ते रह गए, और आखिर में यानी 74 5 के आते आते थे, भुट्टो साहब उन्हीं के लोगों के पास चले गए थे जो हर आमिरों को मिल जाते हैं, जैसे उसमें रोहिदाद खान साहब खुद शामिल हैं, रोहिदाद खान लोग जैसे शामिल हैं। तो वो फिर उन्होंने जो राव रशीद ने कहा है कि फिर आपने देखा कि वो उनके जो एडवाइजर थे कि पीपल्स पार्टी में वो तमाम लोग जो जागीरदार वडेरे जिन्हें 70 के इलेक्शन में शिकस्त हुई थी, एक एक करके नवाब सादिक कुरैशी वापस आ गए, वो आ गए, दौलताने आ गए, टवाने आ गए, फना आ गए, नामों की एक लिस्ट है। तो और फिर ये भी था कि इंटरनेशनल बहरहाल एक कॉन्स्पिरेसी थी, किसिंजर कह चुका था, पाकिस्तान का एटम बम में भी था। तो भुट्टो साहब के पास वो जो बेस था उनका, जो एक पॉपुलर बेस, वो छिन चुका था, और इसीलिए ओवरनाइट PNA बनाई गई है, अगर आपको याद होगा, जी बिल्कुल। और जिसे हल्का निशान दिया गया। वो उस वक्त के ISI के लोगों ने लिखा कि जी डॉलर हमारे आने शुरू हो गए थे। वो तो एक पूरी साजिश थी। हाँ, उस साजिश, वो साजिश नाकाम हो सकती थी, जिस तरह अर्दोगान ने अभी हाल पास में करी थी, लेकिन भुट्टो साहब उस वक्त तक अपने अवाम से, अपनी जेन्युइन पार्टी से बहुत दूर हो चुके थे, और जब उन्हें निकाला गया तो उनके किसी गालिबन एक मामूली किस्म की किसी नक्सी भी नहीं फूटी होगी। बाद में ठीक है कि फिर ज़िया-उल-हक की जो खुद अपनी जो सॉरी करतूत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो बिलाखिर वो आमियत भी खत्म होनी थी। लेकिन 77 में बिल्कुल एक अलग है, वो एक बैनुल-अक़वामी साजिश भी थी, और उस वक्त भुट्टो साहब जैसे पाए के सहर अंगेज सियासतदान की वो हिमालिया से बड़ी गलतियां थी कि उन्हें, आपको याद होगा कि उन्होंने खुद को और 25 लोगों को अनअपोज करा दिया था इलेक्ट। तो आज ये जो 70 का गलत देते हैं, और वहां लगे भुट्टो साहब के मुकाबले में कौन बेचारे जान मोहम्मद अब्बासी एक जमात इस्लामी के होते थे, शायद उन्हें 2000 भी वोट नहीं मिलते। जब वो गए MNA हो गए तो मुमताज भुट्टो ने भी कहा, फिर नवाब सादिक कुरैशी भी कहा, फिर 36 लोग जो है अनअपोज हो गए। अब ये जो, हाँ, इस तरह जरूर आप कंपेयर कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए एक मैदान तैयार किया जा रहा है पंजाब में कि तहरीक इंसाफ अमली तौर पर नहीं खड़ी हो, और उसमें आपने देखा कि उनसे निशान तक लेने की बात की जा रही है, उनके कागजात छीने जा रहे हैं,
और जो कुछ मनाजिर आपने देखे शाहिद कुरैशी के, और 19 औरतें हैं ना अभी तक उनके वारंट निकले हुए हैं, आज एक छोड़ा है। तो हथकंडे जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो 100 से वो 77 ही वाले हो रहे हैं। ये अच्छा बस फर्क। अच्छा, शायद हम माजी से सीखते नहीं है, मुझे ऐसा। अभी अगर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, हम कॉन्स्टिट्यूशन की या उसके कंसेप्ट की बात करें तो वो एक बड़ी गैर जानबदार हुकूमत होनी चाहिए जिसका काम सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी, आज हाई कोर्ट में भी हायर जुडिशरी हमारी ये कह रही है कि केयर टेकर गवर्नमेंट तो खुद फ्रीक बनी हुई है, और सिमिलर वर्ड्स रिमार्क्स जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि मौजूदा हालात के अंदर जो है कि इलेक्शन अगर होते हैं तो फिर कितनी क्रेडिबल इलेक्शन होंगे, और जिस एक अदम इस्तेहकाम से हम गुजर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से मुसलसल, क्या इसमें कोई मुस्बत तब्दीली आपको नज़र आ सकती है इस इलेक्शन के बाद भी? या अगर हम इसको क्रेडिबल बनाना चाहते हैं तो फिर हमें आज के बाद इलेक्शन तक क्या करना होगा? देखिए, तो अपने सवाल में आपने जुज़वी तौर पर तो आपने जवाब खुद ही दे दिए कि केयर टेकर तो बेचारे हैं नहीं। लेकिन जो मुझे ये नहीं, उनके जो पुलिस वाला डंडे मार रहा था बलोचों के, वो पुलिस वाला जो धक्के ले रहा था शाहिद कुरैशी, वो किसके इशारे में दे रहा था? क्या कमिश्नर हुए, डिप्टी कमिश्नर हुए, आईजी हुए केयर टेकर के अंडर में आते हैं, या किसी और से वो हिदायत लेकर ये सब कुछ कर रहे थे? लेकिन जिम्मेदार तो निगरान हुकूमत ही हुई ना। और ठीक है, जुडिशरी उसका नोटिस लेती है, लेकिन वो हो जाता है 24 घंटे तक जो स्क्रीनों ने दिखाया उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। जी, ये बताइएगा कि आप इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो इसके नताइज कितने क्रेडिबल होंगे, नंबर 1, जी, और उसके बाद पाकिस्तान में आप कोई मुस्बत तब्दीली होती देख रहे हैं? देखें, उम्मीद अगर हम खत्म कर दें तो हम आप लोगों का फिर क्या होगा? तो हम क्यों ना तवक्को रखें कि इलेक्शन के अलावा कोई और निबल बदल नहीं होता। फिर वही हर आपने देखा कि ज़िया-उल-हक के बाद क्या हुआ, कोई तब्दीली नहीं आई। 10 साल हुकूमत करी, मुशर्रफ के बाद क्या हुआ, 8 साल हुकूमत करी। ले देकर वही सियासतदान हैं, यही पीपल्स पार्टी, यही नून लीग और अब तहरीक इंसाफ, इन्हें ही फैसला करना है। और मैंने कहा था कि 2008 से 2013 का तजर्बा अच्छा रहा, और शायद ये 2024 में तजर्बा, लेकिन जिस तरीके से एक जमात को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, इसकी पॉपुलर सपोर्ट है, 2.5 करोड़ नया वोटर आया है, अगर उसको आपने वोट डालने नहीं दिया जो नौजवान है, तो सॉरी टू से फिर मायूसी की लहर भी आएगी, उसके असर आपकी मईशत पे ही पड़ेंगे। और हाँ, ये मुल्क तो ऐसे ही चलता रहेगा, बस जैसे चल रहा है, जिस तरह हमारे इदारे चल रहे हैं, मीडिया चल रहा है, आपको इल्म है, मईशत चल रही है, तो चलते तो रहेंगे। लेकिन ये देखें ना कि हमारा जो मुल्क अलग हुआ था, बांग्लादेश, जिसको कहते थे कि जनाब जिनका डॉलर भी क्या था, जिनकी प्रोडक्शन क्या थी, जिसकी एक्सपोर्ट क्या थी, आज वो कितना आगे चला गया है। गालिबन हमसे 5 गुना उनका जीडीपी जो है ज्यादा बेहतर है। हर एक बार से वो 5 गुना आगे चले गए। यही इंडिया की सूरत-ए-हाल है। तो हम चलता तो रहेगा, अल्लाह के फजल से मुल्क अल्लाह चला रहा है। लेकिन ये है कि यही होगा कि आपकी आबादी, जैसे कहते हैं जी, कुछ 40% लोग जो है उनको बेसिक राइट ही नहीं है, उनको रोजगार नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हमारे सिंध में 40 लाख। तो ये हालात रहेंगे कि आप एक खास तबका जिस तरह अभी तक इंजॉय कर रहा है रियासती और इक़्तिदार के साम्राज्य से, इस तरह वो करते रहेंगे। लेकिन मुल्क जो है वो एक शर्मनाक हद तक जो है वो इस नहज पर पहुंच जाएगा कि मैं पढ़ रहा था कि रवां साल 65 लाख लोगों ने पासपोर्ट लिए हैं, आपके 65 लाख लोगों ने। बिल्कुल जी, तो चले, बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ बात है। नाज़रीन, और पाकिस्तान में इलेक्शन ये उम्मीद की एक किरण है, और इसको जितना भी हम क्रेडिबल बना सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तमाम जमातों को और तमाम वोटर्स को यकसा मौके मिलने चाहिए ताकि वो अपना हक़ राय इस्तेमाल करें, और उसके नतीजे में जो भी मैंडेट हासिल करे जमात, उसको हुकूमत साजी का भी हक़ मिलना चाहिए। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान को इस वक्त जो कानूनी और आइनी सतह के ऊपर जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और इसमें ख़ास तौर के ऊपर इस वक्त जो इलेक्शन की तैयारी चल रही है और इसमें जो माहौल एक साजगार जिसको इलेक्शन के लिए कहा जाता है, क्या इस वक्त पाकिस्तान में वो मौजूद है और किन जमातों के लिए मौजूद है और किन के लिए नहीं है, और इन हालात के अंदर जो इलेक्शन है वो कितने क्रेडिबल होंगे और क्या इन इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान में और 2024 का जो नया साल शुरू होगा उसमें पाकिस्तान में सियासी माशी इस्तेहकाम आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। तैमूर मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। बुनियादी सवाल यही है कि क्या इस वक्त आप सुबह शाम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, हालात तो इतने साजगार नहीं दिखाई दे रहे, बुनियादी वजह आपको क्या लगती है कि पाकिस्तान में क्यों हम हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं लेकिन हर बार इलेक्शन मुतनाज़ हो जाता है? इसकी बुनियादी वजह क्या है और इस वक्त आपको क्या मसाइल या चैलेंजेस दरपेश हैं? सबसे पहली बात तो ये है जी कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। आज जो हम देख रहे हैं पिछले चंद दिन के अंदर कुछ खुशाइंद फैसले भी आए हैं पाकिस्तान की आला अदलिया की तरफ से। हाँ, अगर हम उनको देखें तो हमें समझ आती है कि अदलिया का आज़ाद होना, इंडिपेंडेंट होना, फेयर होना कितना ज़रूरी है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का गैर जानिबदार होना बहुत ज़रूरी है। सो बुनियादी वजह तो मेरे ख्याल में यही है कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उतना आज़ाद, गैर जानिबदार और स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए। जब इलेक्शन आप केयर टेकर गवर्नमेंट होती है और इलेक्शन स्केड्यूल भी अनाउंस हो चुका हो तो उस वक्त तो मुल्क की भागदौड़ जो है वो ज़्यादातर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ही हाथ में नहीं होती है। लेकिन हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम कंप्लेंट्स दायर करें, उनसे दरख्वास्त करें, उसकी कोई खातिर ख्वाह हमें कार्रवाई होती नज़र नहीं आती। हमने शाह महमूद कुरैशी साहब के सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट लिखी, उनको बराह रास्त खुद भी भेजी कि देखें उनको नाहक तरीके से गिरफ्तार किया गया अडियाला जेल के बाहर से। पहले उन्हें एक एमपीओ के तहत बंद किया गया, फिर एमपीओ विड्रॉ किया गया और कल अब हमने देखा कि उनको 14 नई एफआईआर्स में गिरफ्तार करके फिजिकल रिमांड लेने की कोशिश की गई। तो जब आप एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के वाइस चेयरमैन के साथ ये सलूक करेंगे और बाकी जो रिपोर्ट्स अब तो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर ने भी लिख दिया उन्हें, जो मुसीबतें देखनी पड़ी हैं, जो तकलीफात देखनी पड़ी हैं, रुकावटें देखनी पड़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, ख़ास तौर पे कि पंजाब के अंदर, अब वो एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है जो इलेक्शन कमीशन के अपने ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को, पंजाब की हुकूमत को, आईजी को लिखा है। तो इस तनाजुर में ज़रूरी ये है कि अभी भी वक्त है। हम तो यही चाहते हैं कि 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, लोग अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकें और उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन अब मज़ीद अपना रोल जो है निभाने के लिए हमें दिखाए। मलिक साहब, आपके ही कुलीग उमैर न्याई साहब ने गालबन आज ये कहा है कि 30 दिसंबर को बेशतर जो कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी है उसके ऊपर फैसले नहीं किए जा रहे और 30 दिसंबर को कहा जा रहा है फैसले किए जाएंगे। और उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि कोई 1000 के करीब आपके शायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन इस हवाले से क्या है? और नंबर 2, अगर ऐसा होता है तो इतने बड़े पैमाने पे आप केसेस को किस तरह से हैंडल करेंगे? एपलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे और वो भी आज फिर तब्दीलियां भी उनमें हो रही हैं शेड्यूल के बाद, अनाउंसमेंट के बाद, ये जो तब्दीलियां हैं इनको भी कैसे देखते हैं आप? पहले मैं आपके ये शेड्यूल की तब्दीली के सवाल को देख लेता हूँ। देखें, मैं सोशल मीडिया पे देखा है इस बारे में काफ़ी सारी खबरें चल रही हैं। ये वजाहत करना ज़रूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल में तब्दीली की है वो सिर्फ रिजर्व सीट्स की हद तक है, वो जनरल सीट्स से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो खवातीन और अक़लियतों की जो सीटें हैं रिजर्व्ड, उनसे मुतालिक स्केड्यूल में तब्दीली आई है और आई थिंक उसमें क्लैरिटी नहीं थी, पहले कुछ उबहाम थे जिसकी वजह से वो किया गया है। जहां तक जनरल सीट्स के कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन और स्क्रूटनी का मामला है वो तो कल इख्तिताम हो जाएगा और कल शाम को फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट लग जानी चाहिए। जो उमैर न्याजी साहब ने बात की उसका खदशा और अंदेशा जो है वो, ये बात हमें सुनने को मिल रही है कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से आखिरी मिनट के ऊपर आखिरी दिन इलेक्शन कमीशन को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आएंगी जिनके तहत हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खासतौर पर ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे उम्मीदवारों को के नॉमिनेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाए। अब ये देखेंगे हम, हमारा ये खदशा है, बट हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है अब
इलेक्शन कमीशन ने भी जुडिशल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनको नॉमिनेट कर दिया गया है, उनका नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है। वकीलों की कोई कमी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो 1000 हों, 500 हों, 1500 कैंडिडेट्स के मामलात हों, जाहिर है एक हल्के में तो नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, तो उन सारे मामलात को कानूनी तौर पे बड़ी अच्छी तरीके से देखा जाएगा। हम एक अमन पसंद जमात है, कानून के दायरे में चलना चाहते हैं, कानून की अदालतों के ही हम दरवाजे खटखा रहे हैं उस वक्त से और खटखटाते रहेंगे। अच्छा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर भी तब्दीलियाँ की गई हैं, मरी पिंडी और जो नॉर्थ एरिया है इसके अंदर लीगली इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार होता है, और ये जो इंतखाबी अमल है उसके ऊपर कितना असरअंदाज होता है कि ड्यूरिंग प्रोसेस जो है कि ये तब्दीलियाँ हो रही हैं? क्योंकि एक तरफ जब पेशावर हाई कोर्ट का हम फैसला देखते हैं जिसमें आरओ को हार्ट को तब्दील करने की या सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया गया, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने खुद भी एक ही नोटिफिकेशन के तहत गालबन 7 आरओज़ को तब्दील किया है, लेकिन हाई कोर्ट के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उनको भी तब्दील किया जा रहा है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जहाँ तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मेम्बरान को तब्दील करने की बात है, आई थिंक वो तो हो सकता है कि कुछ जज साहिबान, प्लीज़ याद रखें कि हम हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की बात कर रहे हैं, तो वो सब मोअज़्ज़ज़ हैं, सब क्वालिफाइड हैं। सो अगर किसी की वजह से एक जज साहब की जगह एक और जज साहब का नाम दे दिया गया है तो उसमें कोई ऐसी बात हमें नहीं नज़र लगती। जहाँ तक बात है जो अब आरओज़ और एआरओज़ कहीं पे चेंज हुए हैं, उसकी ज़रूर इलेक्शन कमीशन के पास कोई वजूहात होंगी और बतानी चाहिए। हमने ख़ास तौर पे पंजाब के बहुत सारे आरओज़ के मुतालिक दरखास्तें दी हैं, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ने दी हैं। अगर तो तब्दीलियाँ उस तनाजुर में हैं तो बहुत खुशाइन हैं, अगर तब्दीलियाँ किसी और वजह से हैं तो हम इस पे देखेंगे और कानूनी लाएअमल का फैसला करेंगे। बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को आला अदलिया के फैसलों का भी एहतराम करना चाहिए। जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक, वो बड़ा वाज़ेह है, क्लियर है। उसके ऊपर बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का हक है अगर वो अपील करना चाहते हैं, बट उस फैसले में ये भी लिखा है कि अगर आप किसी इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद किसी बड़ी जमात से उसका इंतखाबी निशान ले लेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप उसके वोटर से उसके वोट का हक भी छीन रहे हैं। सो इस तरह की जब बातें लिखी हुई हैं तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है कि अपील में भी कुछ इसमें चेंज आ सके। जो भी बाकी अगर कोई उनको लगता है कि प्रोसीजरल कहीं कोई डेफिशिएंसी है, हमारे ख्याल में तो बिल्कुल कोई नहीं है, लेकिन वो ऐसी नहीं हो सकती जिसकी वजह से आप एक बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान जो कि उसकी पहचान है वो इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले वापस लें। अच्छा मलिक साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज हमने देखा हेयरिंग थी जब बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ आपकी डेलीगेशन की मुशावरत के हवाले से, तो उसके अंदर भी मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं वो ये रिमार्क्स दे रहे थे कि आप इस दरख्वास्त की मुखालफत कर रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो पार्टी कैसे बन रही है इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, तो क्रेडिबिलिटी का सवाल इसके ऊपर खड़ा हो जाता है कि आप एक फ्रीक बन रहे हैं। सिमिलरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, चाहे वो इंतखाबी निशान हो आपका, चाहे आरओज़ के ट्रांसफ़र का मामला हो, या जैसे मैंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का कहा कोहाट का आरओ जो उन्होंने सस्पेंड किया कि उसके खिलाफ भी वो अपील में जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी नज़र आता है ये अपेरेंटली कि इलेक्शन कमीशन फ्रीक बन रहा है। तो जो इदारे जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, एक गैर जानिबदार कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फराहम करना है, वही पार्टी बन रहे हैं एक जमात के खिलाफ, तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? अफसोसनाक है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने जैसे शुरू में कहा, आपने पूछा कि कौन जिम्मेदार है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है जिसकी जिम्मेदारी है आईनी और कानूनी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, मुनसिफाना तरीके से कराना, और इसीलिए हम उनको बार बार बावर करा रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद करा रहे हैं। सो अब जो बाकी मामला हो रहे हैं, जो कानूनी अपील का राइट है वो उनका राइट है, लेकिन जो कंप्लेंट्स हैं उसके ऊपर फैसला सही तरह करना, उसकी पूरी जांच पड़ताल करना, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और उनको करना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन अपना रोल मुनसिफाना तरीके से, जानिबदाराना तरीके से, गैर जानिबदाराना तरीके से नहीं निभाता तो जाहिर है सवाल उठेंगे। और जिस तरह आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान के ज़्यादातर इलेक्शन जो हैं वो मुतनाज़ हो जाते हैं, वो इसी वजह से हो जाते हैं और वो नहीं होने चाहिए। अब हम 2024 की बात कर रहे हैं इलेक्शन की,
अच्छी बात यह है कि 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन आज़ाद होने चाहिए, मुनसिफाना होने चाहिए, ताकि उसके बाद कोई ये ना कह सके कि हमें अवाम को राइट नहीं मिला टू यूज़ देयर वोट। ये बताएं मलिक साहब कि इलेक्शन कमीशन का जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी पावर्स देखते हैं या इलेक्शन एक्ट के तहत जो उनके इख्तियारात हैं, तो बड़े वो वसी इख्तियारात हैं उनके पास और बड़ा पावरफुल इंडिपेंडेंट इलेक्शन हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ऑन ग्राउंड बहुत सी चीज़ें हम इस तमाम प्रोसेस के अंदर देख रहे हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी के मामलात हों या ताउन का मसला हो या सूबाई, तो इलेक्शन कमीशन के जो ऑर्डर्स हैं या लेटर्स हैं वो रिक्वेस्ट नज़र आते हैं लेकिन वो ऑर्डर्स नज़र नहीं आते। कमी कहाँ पर है? फाइनेंशियली भी हमें लगता है कि वो एम्पावरमेंट उसको शायद नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, और कुछ पॉलिटिकल विल या जो एडमिनिस्ट्रेटिव विल है वो भी शायद हमें नज़र नहीं आ रही इसके अंदर। आप ये फील कर रहे हैं और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? बिल्कुल, ये नज़र तो आ रहा है जी, ये सबको आया है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और क्या हो रहा है, जो कि अफसोसनाक भी है। बट अभी भी हमारी उम्मीद यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना रोल निभा पाएगी और निभाएगी। जिस तरह हम आला अदलिया की बात कर रहे हैं, इस मुश्किल वक्त में जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हों, आपके इलेक्टोरल राइट से रिलेटेड फैसले हों, वो आला अदलिया की तरफ से आ रहे हैं। सो इसी तरह हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपना जो कानूनी दायरा कार है, दायरा इख्तियार है, उसको समझेगी और उसको यूटिलाइज करेगी। सो वो करने की ज़रूरत है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ शायद वजूहात ऐसी हो सकती हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शायद पूरी तरह नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उनकी बाकी इदारों पे कि वो रोक नहीं पा रहे या वो फोर्स नहीं करा पा रहे कि कहीं का पुलिस ऑफिसर कोई चेंज हो जाए, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रही हो उसको बदल दिया जाए इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर। तो वो मामलात बिल्कुल ऐसे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन को काफ़ी कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत है। और आगे जो इस्लाहात होंगी इस सिलसिले में कानूनी और आइनी, उसमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मज़ीद कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए, मज़ीद गैर जानिबदार कैसे बनाया जा सके। आखिरी बात पूछना चाहूँगा मलिक साहब आपसे कि जो इंतज़ामी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन की, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर आईजीज़ या जो बाकी ऑफिशियल्स हैं अगर वो तावन नहीं कर रहे, तो जब शेड्यूल अनाउंस हो चुका होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ख़ुद जो है कि इनके तबादले कर सकता है। इस्लामाबाद के आईजी साहब हैं या डीसी साहब हैं, इसी तरह पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि इन मामलात में वाकई ये पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन के पास, या वफाक और सूबों को उसका लिखना काफ़ी है, इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत डिटेल्ड पावर्स मौजूद हैं, बहुत वसी पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इलेक्शन एक्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जजमेंट के तनाजुर में भी, और उनको वो इस्तेमाल करनी चाहिए। बल्कि एक दफ़ा जब इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो चुका हो स्पेशली, तो उसके बाद सूबाई या वफाकी हुकूमतें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन का जो गिवन फ्रेमवर्क है उससे हट के ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकती। बल्कि हमने हमेशा देखा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के ऊपर पाबंदी लग जाती है, और जो भी लिस्ट ऑफ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होते हैं उनकी इजाज़त उन हुकूमतों को इलेक्शन कमीशन से लेनी पड़ती है। सो इस वक्त सरपरस्त जो इदारा है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही है। ज़रूरी यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करे, आवाम के लिए इस्तेमाल करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल करे। और ये एक डिमांड है, आई थिंक जो भी डेमोक्रेसी में बिलीव करता हो, जो भी चाहे कि गैर जानिबदार तरीके से मुनसिफाना इलेक्शन इस मुल्क के अंदर हो, उन सब की यही ख्वाहिश होगी। बहुत शुक्रिया तैमूर मलिक साहब, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हम इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी हालात हैं उनके अंदर इलेक्शन को साजगार बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, केयर टेकर गवर्नमेंट को क्या किरदार अदा करना चाहिए। डेफिनेटली इस वक्त आने पाकिस्तान और कानून इलेक्शन एक्ट जो है बड़ा वाज़ेह है, लेकिन शायद उसके अमल दरामद के हवाले से कहीं ना कहीं कुछ खराबियाँ नज़र आ रही हैं। और अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को आगे बढ़ाना है, माशी इस्तेहकाम को आगे बढ़ाना है, तो फिर एक आज़ाद तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन को जो है कि अपनी इख्तियारात को इस्तेमाल करना होगा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के कुछ माशी मामलात का और इंतखाबात से जुड़े हुए कुछ माशी मामलात है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान की मईशत के बारे में और सियासत के बारे में भी डेफिनेटली बात होगी। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मामलात हैं। प्रोग्राम के शुरू में जैसे मैंने कहा था कि 2023 में इस उम्मीद के साथ हमने पाकिस्तान की कौम ने ये साल शुरू किया था कि इसमें जो सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में फैला हुआ था उस वक़्त कि शायद इलेक्शन होंगे अक्टूबर नवंबर में और उसके बाद एक आवाम की मैंडेट से भरपूर एक अच्छी मुस्तहकम हुकूमत कायम होगी तो पाकिस्तान में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। उम्मीद ये क्या की जा रही थी साल के शुरू में कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन शायद होंगे, लेकिन अभी हम दिसंबर में ये साल ख़त्म हो रहा है और फरवरी 8 को इलेक्शन होने हैं। जो 2023 में हमें माशी चैलेंजेस थे आगाज़ पर, क्या आज हम उसी स्टेज पे खड़े हैं या कुछ बेहतरी आई है और 2024 हमारे लिए कैसा होगा? और इलेक्शन के नतीजे में अगर एक क्रेडिबल और अवामी मैंडेट की हुकूमत कायम होती है तो पाकिस्तान को फिर क्या बड़े काम करने होंगे? ये वो बुनियादी सवालात है जिस पे हम बातचीत करेंगे। और एहसान मेहनती साहब जो माहिर मेशर वो हमें जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब, और बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। बुनियादी सवाल यही है कि 2023 में जब स्टार्ट के ऊपर हमें जो चैलेंजेस दरपेश थे, आज आप पाकिस्तान को किस स्टेज पे देख रहे हैं? कुछ बेहतर हुआ ये 12 महीने गुजरने के बाद या हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं? देखिए, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें तकरीबन जो है 40% का इजाफा हुआ है इस साल। और उसकी वजह यह है कि हमने देखा है कि ये जो साल है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो देखी गई है। जब IMF के प्रोग्राम जो अप्रूव हुआ उसके अंदर हमें कुछ किस्त पहले मिल गई। ये $2.5 बिलियन का जो है स्टैंड बाय एग्रीमेंट था और ये अब आने वाले वक्तों के अंदर $700 मिलियन और मिलेंगे। अगर आप देखें तो हमें ADB की तरफ से भी जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। इस एक्सचेंज रिजर्व अभी 8 की जो पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इस साल बढ़े हैं। जो हमारी तवक्कुआत थी वो ये थी कि जी इस साल जो है मोस्ट प्रॉब्ली हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पा लेंगे। और अब जाहिर है जितनी भी एजेंसीज हैं जिसमें ब्लूमबर्ग आता है या फिर आप देख लें जितनी भी फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं उनकी तरफ से जो है वो फोकस इसी चीज पर लिया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी देखी जा रही है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि रुपी भी काफी स्टेबलाइज हुआ। लास्ट अगर क्वार्टर में देखें तो 20% तक रुपी के अंदर स्टेबिलिटी देखी गई। और अगर आप स्टॉक मार्केट देखें तो वो इस साल में 50% से ज्यादा उसमें इजाफा देखा गया। इनिशियली 61-62% भी बढ़ गई थी, लेकिन फिर उसके बाद कुछ करेक्शन मार्केट के अंदर आया। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस साल जो है प्रॉस्पर भी है, प्रॉस्परस मुल्क जो है नेगेटिव ग्रोथ के साथ था और अब आने वाले वक्तों में 2.5% तक ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। तो आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे जो नुकात हैं या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, करंट अकाउंट सरप्लस की तरफ हम चले गए। तो ये साल जो है अगर हम देखें तो काफी ज्यादा उस हद तक जो है वो हमने अचीव किए। हमारे टारगेट जो हम देख रहे थे कि लास्ट ईयर हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे सर्कुलर डेट को लेके थे कि सर्कुलर डेट जो है 4 ट्रिलियन को क्रॉस हो गया था। अब वो हम देख रहे हैं कि वो कंट्रोल में आ रहा है। जब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि गैस प्राइसेस और पावर जो का टेरिफ है उसके अंदर जब इजाफा किया तो जाहिर है उसके अंदर हमने देखा काफी हद तक कमी देखी जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे मसले थे जो कि हल नहीं हो रहे थे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर। वो फिर केयरटेकर गवर्नमेंट ने उसको जो है वो टेक ओवर किया स्मगलिंग की रोकथाम में। अगर आप देखें कि जो रुपी की जो स्मगलिंग हो रही थी या फिर अफगान बॉर्डर के साथ जो हमारा ट्रेड हो रहा था उसमें स्मगलिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। तो आई थिंक कि हम ये समझते हैं कि बहुत हद तक जो है जो कुछ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कर सकती उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी किया। बट इलेक्टेड गवर्नमेंट ने भी जो जितना हो सकता था वहां भी हुआ और फिर जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसने भी अपनी परफॉर्मेंस दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें मिलाकर जो है मुस्बत एक डायरेक्शन मिला और फिर रुपी स्ट्रेंथन दी। और फिर आप देखें तो डॉलर जो है वो वीक हुआ और आने वाले वक्तों के अंदर रुपी की और स्ट्रेंथनिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है। इन्फ्लेशन कम होते हुए नजर आ रही है, इंटरेस्ट रेट कम कर रही है गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मुस्बत इस हिसाब से जो है वो देखी गई। देखिए ऐसा सब एक चीज़ और बड़ी अहम होती है कि जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म अगर हम तरक्की की बात करें तो उसमें आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें ख़ास तौर के ऊपर SME और फिर आपकी जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है, जिसके अंदर एक आम आदमी का जो आमदन लेवल है वो भी बढ़ता है, मेयार ज़िंदगी भी बेहतर होता है। तो उस तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि अभी भी इनपुट जो है इंडस्ट्रियल इनपुट वो इतना सस्ता नहीं है, एनर्जी प्राइसेस भी कुछ फ्लक्चुएट हुई हैं, लेकिन एज़ कंपेयर टू अदर रीजन जो है कि अभी भी हम पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन हालात में हमारा इन्फ्लेशन रेट अभी भी जो आज लेटेस्ट SPI आया है वो 43% से ऊपर है। तो इस इशू को टैकल करने के लिए आप समझते हैं क्या होना चाहिए?
देखिए ना इसमें जो है हाई बेस इफेक्ट आ जाता है। जब इन्फ्लेशन हम 43% अभी दिखा देंगे तो ज़ाहिर है वो अगले साल 0% हो जाएगी अगर हम उसके अगले साल से कंपेयर करें तो। दूसरी बात ये कि हमें इसकी सोर्स पता लगानी थी कि ये इन्फ्लेशन की सोर्स क्या है। तो वो ज़ाहिर है वो रुपी गिर रहा था और ज़ाहिर है अगेंस्ट डॉलर उसमें जो है एक मोमेंटम बन गया इन्फ्लेशन का जो 20, 25, 30% पर चला गया और वो अब पीक कर गया 43% पर। तो अब ये है कि ये तो अब इन्फ्लेशन हो गई है। अब आने वाले वक़्तों में रुपी स्टेबल हो गया है तो ज़ाहिर है इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो एक हद तक इन्फ्लेशन होती है अगर उसके अंदर यानी कि स्मगलिंग को रोकने के लिए जो स्टेप्स लिए गए, सिक्योरिटी एजेंसीज को इस्तेमाल किया गया, उसके अंदर हम देखें तो रुपी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई, एक्सचेंज कंपनीज पर आए पाबंदियां और फिर उसके बाद उनको सेल ऑफ जो डिसीजन उनके लिए गए, स्टेट बैंक जो रेगुलेटर है उनका ज़ाहिर है वो सारे बैंक ओन करती हैं एक्सचेंज कंपनी मोर लेस अब बाय जून तो करना शुरू कर देंगी। तो पॉइंट ये कि ये तो जो स्टेप्स ले लिए उस पे इन्फ्लेशन कंट्रोल होते हुए नजर आ रही थी। तो ये तमाम जो खबरें एजेंसीज हैं या फिर ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी तरफ से इंडिकेशन आ गई कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगी, जनवरी ऑनवर्ड जो इन्फ्लेशन कम आना शुरू हो जाएगी। तो बात यह है कि मार्च ऑनवर्ड इंटरेस्ट रेट भी कम होते हुए नजर आ जाएंगे, डिस्काउंट रेट जो है हम जो एक्सपेक्टेशन है। तो सारी जो है प्रोजेक्शंस हैं। अब प्रोजेक्शंस के अंदर हमने कुछ सक्सेस भी होते हुए देखी। अगर आप रुपी को स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो जाहिर इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें प्रोजेक्शंस अच्छी हैं। जाहिर प्रेजेंट जो डेटा है वो कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है, बट जाहिर प्रोजेक्शंस अच्छी है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। अगर आप देखें तो जो करंट अकाउंट सरप्लस आ गया $8 मिलियन का, आई थिंक ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। वो यानी कि हमने जो है फॉर एग्जांपल रिपोर्ट कम कर दी, $5.6 बिलियन से हमारा ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हो गया लास्ट 6 मंथ में। तो ये कुछ हद तक जो है हमने क्रैक डाउन भी किया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान के बड़े सही, तो जाहिर है फिर आगे प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो एक ना मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी के हवाले से एक आम आदमी की जो ज़िंदगी जुड़ी होती है वो ये होती है कि उसकी आमदन में इजाफा हो, उसको रोज़गार के मौके मिल रहे हों, और अगेन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा अहम किरदार अदा करता है रोज़गार के मौके के लिए भी और इनकम लेवल बढ़ाने के लिए भी। लेकिन पाकिस्तान में एसएमई सेक्टर काफ़ी वीक हुआ है पिछले चंद सालों के अंदर, और कॉटेज इंडस्ट्री तो बहुत से लोगों का कहना है कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, बहुत बुरी हालत है उसकी। इसको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि ये बराह रास्त जुड़ी हुई है बहुत सारी चीज़ें आम आदमी की ज़िंदगी के साथ, तो उस पर आप कैसे देख रहे हैं कि उसको कैसे बहाल किया जा सकता है? देखिए अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रीज जो कि आउट परफॉर्म की हैं उसमें पावर सेक्टर है। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है गवर्नमेंट ने इनिशियली 200 बिलियन रुपए की जो है सब्सिडी अलॉट की है। तो पावर सेक्टर पावर प्रोड्यूस कर रहा है, पावर प्रोड्यूसर्स की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा रहा है। इसी तरह से कमर्शियल बैंक से अगर आप देखें तो उसकी 40% टैक्स है उसके ऊपर और फिर मजीद टैक्स लग रहा था, लेकिन उन टैक्सेस को रोक दिया गया। तो पॉइंट ये है कि दोबारा से कि जो सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें पावर सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल सेक्टर है। तो वो जो कि कमोडिटीज के सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल राइस का या इंजीनियर फॉर एग्जांपल हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो भी सेल हो रही है। तो वो तो वहाँ पर इन्फ्लेशन है, वहाँ पर तो कॉमन मैनेज फार्मिंग सेक्टर है, यानी कि एग्रीकल्चर 35% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को। तो वहाँ पर तो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सारे सेक्टर्स में जो है वो हमें डायरेक्शन पॉजिटिव नजर आ रहा है, बट कुछ सेक्टर्स को जाहिर उनको पिनलाइज किया गया है हायर, यानी कि फर्टिलाइजर प्राइस इफेक्ट आ रहा है, गैस प्राइसेस का प्राइसिंग भी जो है फर्टिलाइजर सेक्टर की बढ़ा दी गई है। तो कहने का मकसद है कि बहुत सारे सेक्टर्स पे इम्पैक्ट हुआ है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑयल सेक्टर पे पड़ा है, पावर सेक्टर पे पड़ा है, बैंकिंग सेक्टर पे पड़ा है, और नेगेटिव इम्पैक्ट ये सारी चीजों का ऑटो सेक्टर पे पड़ा है, और फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ा है, और फिर इंजीनियरिंग सेक्टर पे पड़ा है कि जी प्राइसिंग जो पावर प्राइसिंग जो उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे सेक्टर्स फेवरेबल हुए हैं, बहुत सारे सेक्टर्स जो है उन पे अनफेवरेबल इम्पैक्ट पड़ा है, और जो नतीजा है उसका वो ये है कि करंट अकाउंट सरप्लस है $8 मिलियन से, और फॉर एग्जांपल आगे इन्फ्लेशन कम होते हुए हमें नजर आ रही है क्योंकि हमने रुपये को स्टेबल किया है। ऐसा सब एक चीज़ और बड़ी अहम जो पाकिस्तान की मैशत मजमूई तौर के ऊपर अगर हम देखें तो कर्ज़ों के बोझ के नीचे दबी हुई है, और अगले साल भी हमें, इस साल तो अगरचे IMF के साथ हमारा एक शॉर्ट टर्म भी एग्रीमेंट हो गया, कुछ हमें सपोर्ट मिल गई, अगले साल भी हमें कोई 20 से 25 अरब डॉलर हमें चाहिए ये इस गैप को फिल करने के लिए, और उसके लिए हमें इंटरनेशनल डोनर्स के पास जाना पड़ेगा। जो पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी और फिर जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस हमारे सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है,
और वो मामला सारा का सारा इलेक्शन से जुड़ा हुआ है और फरवरी में इलेक्शन होने हैं। तो आप इस वक्त जो सिनेरियो सारा आपको नज़र आ रहा है, तो आप होपफुल हैं कि ये इलेक्शन एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन पुरअमन तरीके से हो जाएंगे और एक सस्टेनेबल और एक मुस्तहकम हुकूमत कायम होगी और ये जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट कह लें किसी हद तक इन्वेस्टर्स का, वो ख़त्म हो जाएगा? देखिए, ये तो बिल्कुल अपेरेंटली नजर आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो ना सिर्फ ये सिटीजन ऑफ द कंट्री वांट इलेक्शंस ऑन टाइम, बल्कि हमारे बायलैटरल एजेंसीज हैं वो भी चाहती हैं, जो हमारे लेंडर्स हैं वो भी चाहते हैं, आईएमएफ चाहता है ऑन टाइम इलेक्शंस हो। तो आई थिंक ये तो मोरलेस नजर आ रहा है कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे। अब बात ये है कि जाहिर है जो भी डिसीजंस होते हैं वो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं और पूरी दुनिया में जो है वो डेमोक्रेसी जो है उसको फेवर किया जाता है। अगर पाकिस्तान उन लाइंस पर चलता है तो जाहिर है इट इज कंसिडर्ड टू बी अ रीजनेबल कंट्री टू वर्क विद ना। तो अब ये हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, यानी कि हमारे जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक कि हमें हमारी जो ट्रेड है इसमें बढ़ेगी और जाहिर है इसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इलेक्शन ऑन टाइम हो और अच्छे हों और शफाफ हों, और आई थिंक ये हो भी रहा है। और आई थिंक कि ये मुल्क के लिए भी अच्छा है और हमारे लैंडर्स भी कंटिन्यू ऑन लैंडिंग अस कि अगर हम डिसिप्लिन के साथ जो है डेमोक्रेसी को कैरी करते हैं। अब बात ये है कि ये इसका जो इसके बाद जो चैलेंजेस हैं वो तो बिल्कुल सामने हैं कि जाहिर है सर्कुलर डेट क्राइसिस उसको खत्म करना है, एग्रीकल्चर टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस करना है, टैक्सेशन एनवायरनमेंट और टफ करना है उन लोगों के लिए जो टैक्स थेफ्ट में लगे हुए हैं, या फॉर एग्जांपल जो पावर थेफ्ट में लगे हुए हैं उनको हमने पकड़ना है। यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी इम्पोजिशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन तो ऑलरेडी हैं, पर जाहिर उनकी जो हम देख रहे हैं कि वो उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो बात ये है कि ये तो चैलेंज रहेगा इलेक्टेड गवर्नमेंट में कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ पे फेवरेटिज्म होती है उन लीड्स को या उन सेक्टर्स को जहाँ पर वो पॉलिटिकल सपोर्ट वहाँ पर मिलता है। तो ये तो पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान। बट जाहिर इन चैलेंजेस को देखते हुए इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जो है डिसीजन लेने हैं कि किस तरह से अपने फाइनेंशियल्स को उन्होंने अच्छा करना है। तो जितनी भी इससे पहले गवर्नमेंट हमने देखी थी वो जाहिर पाकिस्तान इंटरेस्ट को फॉरमोस्ट ले रही थी। एक्सपेक्टेड यही है कि आने वाली भी जो गवर्नमेंट्स होंगी वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को फॉरमोस्ट लेंगी और पाकिस्तान के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, जिस तरह से केयरटेकर गवर्नमेंट कर रही है। बट ये केयरटेकर गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके टाइम पीरियड में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट ने अपना 67,000 का हाई देखा, या रुपी ने 20% स्ट्रेंथन किया, या रुपी स्टेबल हो गया टोटली, या फिर करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। बट जाहिर है इसको कैरी ओवर करना है इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिकॉज जाहिर है इस फॉर्म के अंदर ही हमें लेंडर्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि हम टाइमली इलेक्शन करें, फिर हमारी वो गवर्नमेंट जो है सही पॉलिसीज बनाए और वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे द ऑस्पिशियस ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। बट एट द सेम टाइम टैक्सेशन एनवायरनमेंट कन्वीनियंट होना चाहिए, इक्विटेबल सिस्टम होना चाहिए जिसमें गरीब अमीर का जो डिफरेंस है उसके अंदर कमी होनी चाहिए। तो जाहिर है ये सारी चीजें जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट ने देखनी है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल। बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब हमारे से बातचीत करते पेशत। और पाकिस्तान को यकीनी तौर के ऊपर सियासी इस्तेहकाम और उसके नतीजे में फिर माशी इस्तेहकाम दरकार है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।